वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम नीट की अगर तैयारी करें तो एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक शब्द जो है वह क्या है, इम्पोर्टेंट है और वहां से प्रश्न बनता है। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक जो है वह एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसको पहले रीड करेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, क्या बात है, यहाँ क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात तो आप लिखते जाना भाई, समझ गए। आप लोगों से पूछे हर लाइन में मैं ऑब्जेक्टिव लिखाऊंगा तो आप लिखते जाना। ठीक है, क्या लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है, एल्वियोली या एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की प्राइमरी साइट कौन सी है, प्राइमरी साइट जो है वह कौन सी है, एल्वियोलाई। एक लाइन इससे क्लियर होती है, प्राइमरी साइट कौन सी है, एल्वियोलाई है। तो आप लोगों से पूछे सेकेंडरी साइट कौन सी है, सेकेंडरी साइट कौन सी है, क्या बताएंगे, बताओ। सेकेंडरी साइट जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो टिश्यूज है वहां पर वो क्या है, सेकेंडरी साइट्स है। प्राइमरी साइट्स तो ये है ही, कौन सी, एल्वियोलाई। तो आगे क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो ब्लड है और टिश्यू जो है उनके बीच में भी एक्सचेंज होता है। इसका गैसेज का लंग्स से जो गैसेज ऑक्सीजन जाएगी वो टिश्यूज तक जाएगी। टिश्यूज में ग्लूकोज जो है उसका विखंडन होगा, ठीक है, उनका लाइसिस होगा, ग्लूकोलाइसिस होगा और उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ये ध्यान में रखना, कई सारे डिफ्यूजन होते हैं, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर, या तो प्रेशर के द्वारा या फिर इसमें कंसंट्रेशन, कि भाई CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है या फिर O2 की कंसंट्रेशन कितनी है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई। फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होगा ना उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन बी अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी डिफ्यूजन की जो रेट है उसको किसके द्वारा इफेक्ट होती है, ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक तो क्या बताएंगे, सोल्यूबिलिटी, क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज। गैस जो है ना वो किस ब्लड में किस प्रकार से घुलनशील होती है, तो वह जो है वह चीज जो होती है वह इस डिफ्यूजन को इफेक्ट करती है। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, अरे कहां पर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, यह जिस टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वहां की जो सेल मेम्ब्रेन है उस टिश्यू की, उस मेम्ब्रेन की या फिर ब्लड वेसल्स जो है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, वह थिकनेस भी किसको इफेक्ट करती है, डिफ्यूजन को इफेक्ट करती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैसेज इन ए मिक्सर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, आंशिक दाब क्या होता है, कि भाई गैसों का समूह है, जैसे वायु है, एयर है, उसमें कई सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। ठीक है, ये गैसें हैं। अब इन गैसों में क्या है, उसका खुद की कंसंट्रेशन कितनी है, खुद की मात्रा कितनी है, तो वह मात्रा जितना प्रेशर लगाती है ना उसको अपन क्या कहते हैं, पार्शियली प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो है उसके ऊपर ही डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। एंड रिप्रेजेंटेड एज PO2। देखिए ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, PO2 के द्वारा फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये प्रश्न आ गया कि पार्शियली प्रेशर क्या है, डिफाइन द पार्शियली प्रेशर, तो आप बता देंगे प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gas is called partially pressure। ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर कितना होता है, एयर में ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर कितना होता है, 195। अब देखो सही है क्या आंसर, PO2 है 159 इज द राइट आंसर। कैसे निकाला भाई 159, इसका राइट आंसर 159 है।
कैसे कैलकुलेट किया? मिक्सर ऑफ गैस में इंडिविजुअल गैस कितनी है इसमें? 21% है क्या? 21% है जनरली, ठीक है। और ये 159 कैसे आएगा तो मेरे को समझ में नहीं आया, आप समझाइए देखें कैसे निकालेंगे पार्शियली प्रेशर? टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ना, उसमें जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है, ठीक है, 21% है। और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? परसेंट को हटाएंगे तो 100 लग जाए, तो उसको 760 से आप क्या कर देंगे? क्या कर देंगे बच्चा? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए करके देखो कितना आता है। 76 इंटू 21 कितने आ गए? 6। 76 कितने आते हैं? 1 कितने आते हैं बच्चा? देखो देखिए पार्शियली प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो 1 कितने आ गए? ये साहब क्यों नहीं हो रहा भैया बोर्ड महाराज? चलो इधर देख लो, इसमें कितने आते हैं? 76। क्या बात है, कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं। 76 इंटू 12 कितने हैं? 21। तो 676 इंटू कितने आ जाएंगे? 7 और 9 1596 आते हैं, लेकिन एक क्या है? 10 ये आ जाएगा 1596 अपॉन 10 कितने आ जाएगा? 1.506 इसका पार्शियली प्रेशर है। आगे बात समझ में? इसका पार्शियली प्रेशर कैसे निकालते हैं? कि जितनी परसेंट है ना उसको जो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना मान रहे हैं हम? 760 वायुमंडलीय दाब जो है ना, इस एटमॉस्फेयर प्रेशर से इसका रेशियो पर निकालेंगे तो आएगा कितना आएगा बच्चा? 159 इसका पार्शियली प्रेशर है। और एग्जैक्ट अपन बात करें तो कितनी? अगर 21% ऑक्सीजन है तो 159.6 पार्शियली प्रेशर आएगा। और अगर 20% अपन मानते हैं तो लगभग 159 के आसपास इसका आंसर आता है। तो अगर 159 ऑप्शन में मिले और 159.6 दोनों मिले तो सही आंसर क्या हो सकता है? 159.6 राइट आंसर हो सकता है। लेकिन आपको पता है ऑप्शन में लगभग या तो 159 मिलेगा, 160 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 160 भी राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। 159 के जस्ट बाद आपको या तो 164 मिलेगा जो इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर अगर सिलेक्ट करना हो तो 159 आएगा। समझ गए? CO2 का पार्शियली प्रेशर भी आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? अब निकाल सकते हैं, निकाल के देख लो भैया। देखो CO2 का यहां निकल कितनी है? 0.03% है वायुमंडल में, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में कितनी इसकी क्वांटिटी है? 0.03%, इतना परसेंटेज में है। अब क्या करेंगे? पहले इसका परसेंट हटाएंगे तो 0.03 जो परसेंट है इसके नीचे अपन क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा? 760 से। तो 0 से 0 हट गया और क्या हो गया भाई? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? सही है क्या? 0.228। ठीक है। और पर इस ये 0.03 से अपन मल्टीप्लाई किया इसको 0.03 तो कितना आ गया? 0.22। ठीक है। फिर अगर इसके नीचे 10 और है तो क्या जाएगा? 0.228, यानी कि राउंड फिगर में 0.3 इसका क्या होता है? पार्शियली प्रेशर होता है। क्या होता है? 0.3 इसका पार्शियली प्रेशर होता है। यह बात आप ध्यान में रखें। इस प्रकार जो भी गैस है आप लोगों से पूछे नाइट्रोजन का कितना पार्शियली प्रेशर होगा तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी होती है? 78% होती है। तो 78 का कितना पार्शियली प्रेशर आएगा, उसका कितना पार्शियली प्रेशर है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा आप उसको डिवाइड कीजिए, कर सकते हैं आप। कितना है? 78 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 760। इसके द्वारा आप क्या नाइट्रोजन का भी पार्शियली प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब आप उसको क्या कर सकते हैं? भूल भी नहीं सकते। कभी आपको दिमाग में आ जाए 195 है या 159 है, क्या है इसका सही आंसर क्या है, तो आप पार्शियली प्रेशर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है ये इस टेबल में ये जो बात बताई है सबके पार्शियली प्रेशर
बताए हैं तो अपन चेक कर लेते हैं। इसमें टेबल को याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए रेस्पिरेटरी गैस बता रखी है, O2 है और CO2 है। ठीक है, हम O2 इंस्पिरेशन में लेते हैं और एक्सपिरेशन में CO2 बाहर निकालते हैं, दोनों बातें हैं। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर जो है इसमें कितना होता है प्रेशर 159। ठीक है, पार्शियली प्रेशर है ये, क्या है पार्शियली प्रेशर किसमें PO2 जो है पार्शियली प्रेशर कितना है 159 है, किसका ऑक्सीजन का। और 0.03 किसका आता है CO2 का। CO2 का पार्शियली प्रेशर कितना है 0.3। आप 0 कई बार क्या हो जाता है टिक लग जाता है किसके ऊपर 0.03 पे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्या आंसर है सही कि 0.3 जो है ना ये पार्शियली प्रेशर है। आ गई बात समझ में। फिर एल्वियोलाई जो है उसमें कितना है 104 और 40। ये ध्यान में रखो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से कि आपको कंफ्यूज हो, ये कोई बात यहाँ पर है नहीं। 3 लाइन आपको याद रखनी 104 40। फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है 40 और 45। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जिसमें क्या है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियली प्रेशर अधिक होगा, डीऑक्सीजनेट में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है ना, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है लगभग, इसमें लगभग ऑक्सीजन भी है, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा 40 और 45। ठीक है, जनरली अपन ये कहते हैं कि जो एयर बाहर निकालते हैं ना अपन एक्सपिरेशन के द्वारा, उस एयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, लगभग 16% के आसपास ऑक्सीजन भी होती है, ये आप ध्यान में रखना। तो 40 और 45 रह जाएगा। और ब्लड ऑक्सीजनेटेड में क्या होता है 95 और 40। 95 और 40 मतलब क्या हुआ कि इसमें बाहर का सिस्टम अगर हटा दें, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 159 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें पार्शियली प्रेशर ऑक्सीजन का तो कितना होता है वो ज्यादा मात्रा में, इसलिए ज्यादा होगा 159.6। और CO2 का पार्शियली प्रेशर क्या होगा 0.3 या 2.28 है ना, अपने कैलकुलेट किया था ना लगभग, वह है एग्जैक्ट पार्शियली प्रेशर है वह। अब अपन बात करेंगे फेफड़ों में क्या है। अब O2 CO2 का आप ध्यान में रखें, देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें ऐसा और इसमें ऐसा। ठीक है, तो पहले O2 CO2, पहले ऑक्सीजन ध्यान में रखेंगे फिर CO2 ध्यान में रखेंगे। जब भी आए जैसे पासवर्ड फिक्स रखता है ना सभी जगह के लिए, वैसे फिक्स रखो O2 CO2 अपने को ध्यान में रखना। O2 अपन इंस्पिरेशन में लेते हैं और CO2 बाहर एक्सपिरेशन में लेते हैं। तो आप क्या याद करेंगे भाई, पहले ब्लड जो है एल्वियोलाई में आता है, फिर क्या होता है किसमें जाएगा ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजनेटेड, ठीक है जाएगा, और फिर किसमें हो जाएगा फिर टिश्यू से वापस आएगा। ठीक है ना, यही सिस्टम है। तो आप कैसे याद करेंगे, देखो 104 40 ध्यान में रखेंगे एक ग्रुप, फिर दूसरा कौन से रखेंगे 40 ही है तो 40 45 ध्यान में रखेंगे, ये सॉरी 95 40 क्या याद रखेंगे, दोबारा देखता हूं मैं इसको, दोबारा बताता हूं। आप क्या बताएंगे पहले 104 40 ध्यान में रखेंगे, उसके बाद कैसे क्या ध्यान में रखेंगे 95 40 95 40, और फिर क्या ध्यान में रखेंगे लास्ट में 40 45, ये ध्यान में रखेंगे। ये सिस्टम अगर आप ध्यान में रखेंगे O2 CO2 का, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तरह से मोबाइल नंबर से आप ध्यान में रखेंगे 104 40 95 40 और 40 45। बोल दो मेरे साथ एक साथ कि 104 40 95 40 और 40 45। लास्ट वाला तो वैसे रहेगा 40 45 है, इसका मतलब टिश्यू में तो क्या है 40 किसका है, पहले ऑक्सीजन 40 आ रहा है उसके बाद 45 आ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या है 40 है और CO2 का क्या है 45 है। किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। आगे बात समझ में। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है 95, ऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, ठीक है 95 40 हो गया, CO2 का कम होगा, ठीक है 95 40 और 95 40 हो जाएगा। और एल्वियोलाई में क्या है 104 40, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में, 104 40 95 40 और 40 45 याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना, बिल्कुल याद होना जरूरी है, क्योंकि यहां कंफ्यूज होता है अपना एक प्रश्न यहां से गलत नहीं होना चाहिए, यहां हमारे को लापरवाही नहीं करनी है, प्रश्न यहां से बनता है।
याद आ जाएगा 104 104 40 सब में 40 आ रहा है, सब में 40 आ रहा है। ठीक है, 2 बार ऑक्सीजन का 40 है, 1 बार CO2 का 40 है, तो 104 40 सबके साथ 40 है। 104 40 95 40 और 40 45 याद आ जाएगा। 104 40 कभी चलते चलते 104 40 95 40 40 45 याद हो गया बच्चा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, फ्री माइंड, टॉपिक पे रुकना सीखो। जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होना, भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए टॉपिक से, टॉपिक पे थोड़ा सा रुकना सीखो और बड़ों के सामने अगर झुकना सीखोगे तो आपको सफलता जल्दी अर्जित होती है, जल्दी आप सफलता प्राप्त करते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये प्रेशर कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। अब देखो, ये देखो क्या शानदार डायग्राम आया आपके सामने, और यह डायग्राम अपनी क्या है, लाइफ चेंज करने वाला है और अपने वो को समझाने वाला है। यहां से देखिए, वही बात है। अब आपको प्रेशर वाला सिस्टम तो फिनिश हो गया कि अपने को याद रखना पड़ेगा, अब नहीं रखना पड़ेगा। प्रेशर वाला सिस्टम फिनिश हो गया बच्चा, प्रेशर वाला सिस्टम फिनिश हो गया है। कैसे भाई, देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, 104 40। अब आप लोगों से पूछे इंस्पायर्ड एयर जो है, इंस्पायर्ड एयर, उसमें जब हम एलवी ओलाई में, एल्वियोलर एयर जो बन जाती है, जब एल्वियोलाई में पहुंच जाती है, तब PO2 या PCO2, ठीक है, पार्शियली प्रेशर ऑक्सीजन का कितना आपको बता दिया है, सर ने बता दिया था भाई, याद रखना है 104 40 104 40। अरे जिंदा है तब तक 104 प्रेशर रहता है फेफड़ों में, और मरने के बाद 108 प्रेशर रहता है। आती है ना 108 एम्बुलेंस, ठीक है, मरने से पहले जिंदा है तब तक 104 है और मरने के बाद 108 है। 108 प्रेशर नहीं है ना, ध्यान में रखना। 104 40 हो गया। अब यहां से जो ऑक्सीजन जो है किसमें जाएगा बच्चा, पल्मोनरी वेन। किसमें जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में। तो प्रश्न यहां से भी पूछ सकते हैं, पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें पार्शली प्रेशर जो है वो कितना होता है, या फिर यहां से किसमें जाएगा, ये सिस्टमिक आर्टरीज में जाएगा, तो यहां पर पार्शियली प्रेशर कितना होगा। तो मैंने बताया था नेक्स्ट जो भी पूछे एल्वियोलाई के बाद जो भी प्रश्न आए उसका आंसर क्या होगा, 95 40 95 40। ठीक है, यहां 95 40 प्रेशर रहता है, कोई कंफ्यूज। जहां से एल्वियोलाई से किसमें जाएगा, पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन से हार्ट में, फिर हार्ट से सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाएगा। और सिस्टमिक आर्टरीज में जो प्रेशर रहेगा, जो पार्शियली प्रेशर रहेगा, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे उसको। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसमें PO2 और PaCO2 का क्या मान रहेगा, 95 40। आगे बात समझ में। अब ये आ गया है भैया, यहां से ऑक्सीजन चल करके कहां पर आ गया बच्चा, ये आ गया टिश्यूज में। तो टिश्यूज में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को ध्यान में रखना टिश्यूज में पार्शियली प्रेशर कितना है। तो मैंने बता दिया नेक्स्ट स्टेप क्या है, 104 40 95 40 और 40 45। समझ गए, कहने का मतलब कि आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो सिस्टमिक आर्टरीज जो थी उसमें ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर तो कितना था, 95, और टिश्यूज में कितना है बच्चा, कितना था, 40 45। तो इसका मतलब 40 है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, कितना हो गया, 55। ठीक है, इतना डिफरेंस है। आप लोगों से पूछे पार्शियली प्रेशर ग्रेडियंट टिश्यूज में कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर ग्रेडियंट कितना होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है टिश्यूज में जाता है। तो आप क्या बताएंगे, 55। ठीक है ना, डिफरेंस पूछ ले, छोटा सा एक शब्द लिख दे, डिफरेंस। डिफरेंस किसमें, टिश्यूज में, किसका, पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आएगा, डिफरेंस पे ध्यान रखना, यहां प्रश्न गलत हो सकता है। तो कितना आता है डिफरेंस, ऑक्सीजन के पार्शियली प्रेशर में डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है बच्चा, 55। आगे बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कैलकुलेशन जरूरी है। टॉपिक पे रुक रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहां से टिश्यूज से क्या भाई, ये जो टिश्यूज से जो टच हो रही है इसको क्या कहेंगे अपन, आर्टरी नहीं है,
क्या है, वेन है। कौन सी वेन कहते हैं इसको, सिस्टेमिक वेन, क्योंकि वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस क्या है, आर्टरी जो होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा भैया, मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज में तो आपको प्रेशर पता है कितना होता है भैया, 40-45, कितना होता है, 40-45 होता है। तो इस प्रेशर यहां पर ये जो प्रेशर क्या है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर कितना है, 40-45 है ना, तो यहां से CO2 किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, वेन्स में, किसमें, सिस्टेमिक वेन्स में, इसमें चला जाएगा। कितना होता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, कितना होगा इसमें, इसमें कितना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 40-45 होगा। कितना, ऑक्सीजन का तो 40 होता है और उसका 45 होता है, ठीक है। तो इसमें टिश्यूज में कितना होता है, 40-45 नहीं समझे आप भाई, टिश्यूज जो होता है, टिश्यू से जो वो आ गया उसमें कितना है, CO2 का 40 और उसका 95 हो गया, ठीक है ना, जनरली। अब इसमें से जो प्रेशर यहां पर कितना आ गया, 45, कितना आ गया, 45, तो ब्लड में कितना रहता है जनरली, 40, तो इसलिए CO2 इसमें चली जाएगी, CO2 का बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगी, किसमें, सिस्टेमिक वेन्स में आ जाएगी और सिस्टेमिक वेन्स से वापस लंग्स में ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये डायग्राम है। अब क्या है, देखो इधर थोड़ी सी बात, इसको भी रीड कर लेते हैं क्योंकि प्रत्येक लाइन जो है प्रश्न बनाती है, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन प्रश्न बनाती है, इसलिए हमको थोड़ा सा कम समझ में आती है। बार बार पढ़ेंगे प्रश्न एक जरूर आपको निकाल के देगी, हर बार पढ़ेंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे जितनी नए प्रश्न आपको मिलेंगे, इसलिए आप क्या है, बार बार एनसीईआरटी पढ़ें, कम से कम 10 बार आप रिवीजन कर दें एग्जाम से पहले, फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि एक शब्द जो है वो कम से कम 10 प्रश्न यहां से मन निकालता है। देखिए क्या कह रहा है, ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। यहां एक ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, इसमें प्रेशर में, इज प्रेजेंट फॉर CO2 अपोजिट डायरेक्शन के लिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, ठीक है, टिश्यू से ब्लड में एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। भाई टिश्यूज जो थे, टिश्यूज से ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर कहां, एल्वियोलाई जो है उसमें ये CO2 चली जाती है। तो यहां पर इसका पार्शियली प्रेशर का डिफरेंस जो होता है, इसमें ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, ये ध्यान में रखेंगे। पता है ना, देखो क्या कह रहा है, ये देखो लाइन देखो इधर, यहां पर काम का प्रश्न आ रहा है, एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2, ये बढ़िया प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आ जाता है, लोग गलत कर देते हैं क्या, कि यहां पर कि as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। कई बार कुछ स्टूडेंट किस पे टिक लगा देते हैं, 200 से 225 पे टिक लगा देता है, या कई 100 से 200 गुना अधिक इस प्रकार से टिक लगा देता है। लेकिन खास बात ध्यान में क्या रखनी है, 20 to 25 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान में रखेंगे कौन सा जो सेंटेंस है वह गलत है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं यहां से, ठीक है। देन हायर देन दैट ऑफ O2, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियली प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द O2, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप, यहां पर खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न आता है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहां होती है भाई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एल्वियोलाई में होती है, बस, और कहां पर होती है, अरे डिफ्यूजन सिर्फ एल्वियोलाई में थोड़ा होता है, एल्वियोलाई तो क्या होती है, प्राइमरी साइट है, लेकिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन तो वहां पर भी होता है, टिश्यूज में भी, जहां पर भी डिफ्यूजन होता है ना, वहां पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वह होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। देखो क्या खास बात होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, 3 लेयर्स पाई जाती है, ये ध्यान रखना, 3 मेजर लेयर्स,
ठीक है। वैसे और बुक्स जो होती है उसमें और भी दर्शा रखा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक्स क्या कर रही है कि 3 मेजर लेयर हैं, माइनर लेयर नहीं बता रहे यहाँ पर। मेजर लेयर्स कौन कौन सी बता रहा है? नेमली थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, शल की उपकला एपिथेलियम पाई जाती है, स्क्वामस एपिथेलियम, ये ध्यान में रखना, बहुत बार प्रश्न आ जाता है। स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एक तो एल्वियोलाई की लेयर, अरे जो है इधर देखिए, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई की लेयर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन? स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ये एल्वियोलर कैविटी है। बात समझ में आ गई? इसकी एपिथेलियम जो आउटर लेयर सारी, ये क्या होगी? स्क्वामस एपिथेलियम होगी। अब नेक्स्ट क्या है? द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द एल्वियोलर कैपिलरीज कौन सी होती है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज क्या होती है? एल्वियोलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ध्यान में रखना। यहां पर एल्वियोलर कैपिलरी से मतलब क्या है? अरे यार ये क्या है? जो इसको ब्लड सप्लाई, कोई भी जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी साइड जो होती है ना, उसकी खास बात क्या होती है? एक तो वो हमेशा क्या होती है? नम होती है, ये थोड़ी सी गिल्ली होती है, ठीक है, वेट होती है, नम होती है। दूसरी बात क्या है? इनके साथ में क्या है? जो ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, इसके एंट्री नहीं होती, इससे टच होती है, ठीक है, टच होती है। इसका मतलब क्या है कि इनमें इसकी जो आपको पता है कैपिलरी जो होती है, केसिकाई जो होती है, वो सिर्फ सेल्स की सिंगल लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर, डबल लेयर में नहीं होती, सिंगल लेयर की होती है। खास बात ध्यान रखना, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उसको सिंगल लेयर की बनी होती है। उस सिंगल लेयर को अपन क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। इसको क्या कहते हैं? एंडोथेलियम की यह एंडोथेलियम जो होता है ना, वह होती है सेकेंड लेयर, ठीक है। फिर ये देखो रेड ब्लड सेल्स है, ये पूरी वो क्या है? ब्लड वेसल्स है, और इसकी क्या है? एंडोथेलियम जो है सिर्फ सिंगल लेयर की बनी होती है। देखो सिंगल लेयर ही तो है, ठीक है ना, सिंगल लेयर। आगे बात समझ में, इसकी इधर वाली लेयर भी सिंगल लेयर है, इधर वाली भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, लेकिन अंतर क्या है कि एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। बेसमेंट और दोनों के बीच में एक और पतली थिन लेयर पाई जाती है। यहां पर एक और जो थिन लेयर पाई जाता है, कलर में इसको अपन बताते हैं, तो ये जो कलर ये है ना बीच में, ये एकदम पतली और थिन लेयर यहां पर पाई जाती है दोनों के बीच में। इस थिन लेयर को अपन क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम। ये स्क्वामस एपिथेलियम जो है ना, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ये, ठीक है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, कौन सी? एल्वियोलाई की, ये। और इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है बच्चा? ये तो हो गई जो मैंने इस कलर में बताई है, ये तो है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है? एंडोथेलियम। किसकी? ब्लड कैपिलरीज की। किसकी? ब्लड कैपिलरीज की। आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ब्लड कैपिलरीज यहां क्या लिख रखा है? एल्वियोलर कैपिलरीज लिख रखा है, ठीक है। एल्वियोलर कैपिलरीज का मतलब ये नहीं है कि ये एल्वियोलर कैपिलरीज एल्वियोलाई का पार्ट है, नहीं, ये किसका पार्ट है? ब्लड वेसल्स का पार्ट है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज, आगे बात समझ में, ये एंडोथेलियम का नहीं है, अगर कंफ्यूज मत होना। तो 3 लेयर्स हैं ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। याद हो गया? सही हो रहा है यार? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। पूरा रीड करेंगे, हर लाइन से हम प्रश्न देखेंगे कि भाई क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सबस्टेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज in between them, ठीक है। however his total thickness is much less than millimeters। टोटल थिकनेस जो होती है ना इसकी मिलीमीटर्स में होती है। किसमें होती है? मिलीमीटर्स में होती है। therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that CO2 from tissues to alveoli। यह जो सिस्टम जो है ना, ये किसमें है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो यहां पर बनती है, इसकी आप ध्यान में रखना,
यह एल्वियोलाई के साथ जो सेट है इसकी सिस्टम क्या है, 3 लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो बताइए, स्क्वामस एपिथेलियम किसकी है? कूपिका की। कूपिका की जो थैली है, पर 3 थैलियां हैं, एक थैली लटकी हुई है किसी दूसरी थैली, ये ध्यान में रखो। ये थैली है, एल्वियोलाई है, इसमें ये लटकी हुई है, तो इसकी आउटर लेयर इसको कहते हैं, ये स्क्वामस एपिथेलियम होगी। फिर ये नीचे वाला जो हाथ का जो मैं बता रखा हूं, ये इसकी जो अंदर वाली है वो क्या हो, ब्लड कैपिलरीज की क्या है, एंडोथेलियम है। एपिथेलियम, एंडोथेलियम, इसकी एंडोथेलियम है, और बीच में ये जो मैंने पेन लगा दिया है ये क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे बात समझना, 3 लेयर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जॉइंट होता है ना उनके बीच में पतली लेयर जरूर पाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आगे बात समझना, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, पढ़े, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रश्न बढ़ता है। अब इसमें तो देखो बहुत थोड़ा सा कम बता रखा है, अलग से एक और हम बताएंगे क्लास जो है उसमें बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल रहेगा, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों ना एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ये सही बात है कि किसके द्वारा होता है, O2 है, CO2 का तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा होता है भाई, ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ब्लड जो होता है उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पहले, कि ब्लड जो होगा उसमें क्या होता है, ब्लड किससे बनता है, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो सॉलिड पार्ट होता है इसका, और दूसरा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। सॉलिड पार्ट जो होगा, और ये सिंपल सी बात कर रहे हैं, अपन सबको पता है कि इसको तो अपन क्या कहते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह आती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, ठीक है। और इसका जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं बच्चा, ये ध्यान में रखना। इतनी सी बात पता है ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, पता है सबको, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। अब ये काम का प्रश्न आ गया है, ये कई बार कंफ्यूज करता है कि जो O2 जो है, O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है किस प्रकार से होता है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए क्या प्रश्न बन रहा है, यहाँ O2 लिख दो, नोट्स बनाते जाओ, O2 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट करेंगे O2 का, एक तो 97% पार्ट, और बच गया कितना, 3% पार्ट, ठीक है। O2 का, O2 जो है 97 और 3%। 97 जो परसेंट है टोटल O2 का, वो तो किसके द्वारा, आरबीसीज के द्वारा, किसके द्वारा, आरबीसीज के द्वारा होता है। और 3% पार्ट इज डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, समझ गए। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। कितना परसेंट, 3%, ठीक है। आरबीसी के द्वारा 97%। आपको पता है आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। दिस इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है वह। और वह उसमें जो आयरन की जो स्टेज है वह कौन सी होती है, ये कई बार प्रश्न पूछ लेता है। आयरन जो है किस स्टेट में पाया जाता है, Fe+2 में पाया जाता है, ध्यान में रखना। लेकिन जैसे ही इसके साथ O2 सेट होता है, जुड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को, ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ, अगर इसमें क्या है कि इसका ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, कब होता है, जब जो आयरन जो होता है, जो इसका फेरस जो होता है ना, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, ओजोन, ठीक है। अगर ओजोन इसके साथ इसकी रिएक्शन अपन करवा देता ना, तो क्या होता है, ये O3 इसके साथ इसका ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या बना लेता है, कौन सी स्टेट चेंज हो जाती है, Fe+3 स्टेज हो जाती है, ठीक है। Fe+3 स्टेज हो जाएगी किस कंडीशन में, जब ओजोन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ठीक है। तो
इस प्रकार जैसे ही इसकी स्टेज चेंज होती है, जो मनुष्य में डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, और उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, इसको इस प्रकार के जो हीमोग्लोबिन, जो उसमें नया हीमोग्लोबिन बन जाएगा, उस हीमोग्लोबिन का नाम क्या है, जिसको अपन कहता है मीथेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चा? मीथेमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जगह क्या हो जाता है, मीथेमोग्लोबिन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? मीथेमोग्लोबिन। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। मीथेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन किस स्टेज में होगा, Fe+3 स्टेज में। आगे बात समझ में। और किसके साथ रिएक्शन करने से, ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा। तो आगे बात समझ में। चलो भैया आगे चलते हैं। यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई है कि 97% आरबीसीज के द्वारा और 3% किसके द्वारा बच्चा, 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का। फिर देखिए नियरली 20 to 25%, देखिए 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। वेयर, ये लो CO2 भी आरबीसीज के द्वारा। कितना परसेंट CO2 को भी ब्लड के द्वारा तो होता है। तो कितना है, इसको दो भागों में बांटेंगे, 20 to 25। ये भी ध्यान रखना है, डिजिट ध्यान में रखना, क्योंकि ये ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा, इतना गुना इसकी संयोजन क्षमता होती है। किसके साथ, ब्लड के साथ 20 से 25 गुना अधिक। ठीक है ना, 20 to 25 टाइम। ठीक है, कंपैरेटिवली O2। आगे बात समझ में। ऑक्सीजन की तुलना में ये 20 से 25 गुना अधिक किसके साथ बंधुता रखता है, आरबीसीज के साथ बंधु रखता है। रुधिर के साथ ये उसकी घुलनशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, तो 20 से 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज के द्वारा, आरबीसी के द्वारा। और कितना बचा 70%। 70% किसके द्वारा, किसके द्वारा, सही बात है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। whereas 70% ऑफ इट is carried by as bicarbonate, about 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma। ठीक है, 70% किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। और 7% और लिख रखा है, 7% किस रूप में होता है भाई, प्लाज्मा। किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। ये जो होता है वो कार्ब एमिनो यौगिकों के रूप में होता है आरबीसी में। ठीक है, और आरबीसीज में कार्ब एमिनो यौगिकों के रूप में तो होता है, लेकिन एक एंजाइम उसमें पाया जाता है। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ना, 20 to 25% को छोड़ता है आरबीसी में, बाकी को किसमें चेंज कर देता है, बाइकार्बोनेट्स में चेंज कर देता है। और बाइकार्बोनेट्स के रूप में ही 70% इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ध्यान में रखना, 70 और 20 to 25 और 7। ठीक है, याद रह जाएगा। 7 किस में, प्लाज्मा के द्वारा। बात समझ में आ गई। ये डिजिट ध्यान में रखना है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का डिजिट क्या है, 2077। ये डिजिट आपको याद रखना है, 20 to 25। ये ध्यान रख लेना, 70 और 7, 2077। ये 3 डिजिट हैं। अब उसको आपको कनेक्ट करना है, स्टेबल करना है माइंड के साथ। किसके साथ भाई, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2770। अब इनको इस रूप में ध्यान में रखो। 20 का मतलब आरबीसी, ठीक है, 7 का मतलब प्लाज्मा, और 70 का मतलब बाइकार्बोनेट्स। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम इनके ट्रिक्स बनाना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं ये। ऑक्सीजन का आपको बता दिया मैंने, 97 + 3%। याद हो जाएगा। 97% किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा, और 3% किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो O2 का डिजिट क्या है, O2 का डिजिट क्या है, कितना है भाई, 97, 3। 2 डिजिट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन के मैंने 3 डिजिट आपको बताई कि ये याद करना है। दोबारा से रिवाइज करो, 104-40, फिर 95-40, और फिर 40-45। कोई कंफ्यूज नहीं है, ये याद करते रहो, घूमते फिरते दिमाग में सेट हो जाएगा।
और आपका नीट हो जाएगा। दिमाग में सेट करो और फिर आराम से नीट करो। देखिए 20-7-70 याद हो जाएगा। CO2 20-7-70 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 3 टुकड़े करके उसको अपन फेफड़ों में ले जाएंगे टिश्यू से। 20% तो जिसके द्वारा 20 से 25% RBC ले जाएगी। तू ले जा भाई, खतरनाक चीज है। एक जगह ले जाएंगे ना, आतंकवादी है शरीर का, एक साथ ले जाएंगे तो कब एक जगह हो जाएंगे, कब अपने पर अटैक कर दें। अलग अलग टुकड़ों में ले जाएंगे इनको। कितना 20 से 25% RBC ले जाएगी, तो इस ले जा अलग गाड़ी में, ठीक है। कार्ब एमिनो यौगिक के रूप इसमें 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% अलग लेके जाएंगे और फिर 7% प्लाज्मा लेके जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को 3 टुकड़ों में तोड़ करके अपन लेके जाते हैं, कहां तक, फेफड़ों तक। और फेफड़े जो है वहां पर जाने के बाद एक साथ धक्का देते हैं, चल बाहर, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई, यहां तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है। मैंने बताया था आपको कि ये ध्यान में रखना, ऑक्सीजन का 2 टुकड़े हैं, 97+3, ठीक है। 97 RBCs के द्वारा और 3% किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट कहलाता है RBC, उसमें सब ग्रेन्यूल्स वगैरह आती है, और लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। चलते हैं इसमें आगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये टॉपिक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। पता है आपको, पता ही है कि क्या प्रश्न पूछा जाता है? बताओ देखें इसमें से क्या प्रश्न पूछा जाएगा। फ्री होके बताओ, कोई टेंशन नहीं है, बताओ देखें। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछते, नहीं पूछते। अब मैं पूछ रहा हूं कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसमें जो सिग्मोइड कर्व अपने को प्राप्त होता है, वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किन किन के बीच में होता है, ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ यह कंफ्यूज करता है, ठीक है। यह क्या करता है बच्चा, कंफ्यूज करता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम देखते हैं। हाँ यार, ये क्या है, सिग्मोइड कर्व है, दिख रहा है, सिग्मोइड कर्व है, देखिए यहाँ ये क्या है, ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन कर्व है, ये सब देख लेते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि यार ये डिसोल्यूशन कर्व यहाँ पर बनाया गया है, सिग्मोइड कर्व जो बनाया है वो किन किन के बीच में है। और मेरे हिसाब से इस टॉपिक का सुपर इंपोर्टेंट पर्सन यही है। बात समझ में आ गई। यहाँ ये पर्सन पूछ लेते हैं बहुत बार, तो किन किन के बीच में है, देखिए, पार्शली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इधर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये किसी को पता नहीं करता, ये तो सबको पता है यार, पार्शली प्रेशर के बीच में होगा ऑक्सीजन का पार्शली प्रेशर कितना है। ये क्या कह रहा है, ये लाइन ऐसी कैसे याद करनी है, क्या है, क्योंकि इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा ऑप्शन में। क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि कितना परसेंट जो है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, कब, जब इसके पार्शली प्रेशर के अकॉर्डिंग। कि आप लोग ये पूछ ले कि अगर ऑक्सीजन का पार्शली प्रेशर 10 है, 10 है, तो कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा। अगर ऑक्सीजन का पार्शली प्रेशर 20 है, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, और काफी वो सारे ऑब्जेक्टिव देखो इसमें से प्रश्न पूछ लेते हैं। आपको पता है, यहां पर ये मैं लिख देता हूं 10, देखो ये एकदम एग्जैक्ट है। अगर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आप लोगों से पूछूं कि जब ऑक्सीजन का पार्शली प्रेशर क्या है, PO2 कितना है, 10 है, भाई बना दी उसने, कैलकुलेशन तो आपको निकालना है। प्रश्न आप ये तो कह ही नहीं सकते ये एनसीईआरटी में से नहीं आया प्रश्न, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही प्रश्न है। भाई शर्त यह है कि आपने सिर्फ डायग्राम देखा है और उसको एनालिसिस उस डायग्राम का नहीं किया, प्रश्न यहां से बनता है। तो पार्शली प्रेशर कितना है, 10 है, तो आप बताइए कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा, बताइए। इससे कितना परसेंट हो गया, यहां पर कितना परसेंट आएगा, 10%। पढ़ा था ऐसा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, सही बताओ, नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ते तो आप मेरे को ये बताते कि ये जो फिगर यहां पर है ऑक्सीजन
डिसोसिएशन कर्व जो है वह किन किन के बीच में होता है? पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, विद ऑक्सीजन है, विद CO2 नहीं है। और ये जो कर्व जो बन रहा है इसको क्या कहते हैं? सिग्मोइड कर्व कहते हैं। अब देखो इसमें आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 20 है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर 20 है तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? तो कितना बताएंगे? ग्राफ अगर आपको रीड करनी आती है, मैथमेटिक्स थोड़ी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 30%। ठीक है, आप लोगों से पूछे अगर PO2 40 है तो क्या आएगा? सैचुरेशन कितना होगा? कितना होगा बच्चा? कितना होगा? 60% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या है? हाँ, ऊपर है थोड़ा। 40 वाला कहां चला गया? ये लगभग 75, 65, 70 हो गया। ठीक है, और अगर पार्शियली प्रेशर कितना है? 80 है तो कितना परसेंट होगा भाई? लगभग 96, 97 के आसपास। और आपको मैं बता दूं, अगर 100 है ना, 100 होता है तो 100% सैचुरेशन नहीं होता, लगभग 97.3% जो हीमोग्लोबिन है वह सैचुरेटेड होता है। कब? जब इसका प्रेशर इतना होता है तो। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लूं मैं कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50 है, P50 बहुत बार पूछा जाता है, PO2 कितना हो? 50 हो, तो सैचुरेशन रेट कितनी होगी भाई? बताओ, देखें इधर ध्यान दो। PO2 50 है तो सैचुरेशन रेट कितनी है? 85। कितनी है? 85। लगभग 50 है। ये चल भाई 50 ऊपर चला जा और कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ये बात समझ में आ गई ना आपको? मतलब किन किन के बीच में, मेरा इसको बताने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं कि किसके बीच में सिग्मोइड कर्व ये जो बनाया गया है, सिग्मोइड कर्व जो है उसमें किन किन के बीच में है। सीधी सी बात है, लेकिन गलत हो जाता है। सिंपल सा प्रश्न फिर अपन देखते हैं। प्रश्न तो एकदम इजी आया था, डायग्राम सीधा पड़ा था, उस डायग्राम को ही नहीं देखा। ठीक है, देखना जरूरी है, देखना ही नहीं है, उससे सीखना जरूरी है। क्योंकि शब्द और डायग्राम जो होते हैं ना अपने को कुछ बताते हैं, और वो भी हैं तो मौनी बाबा, लेकिन वो अपने को क्या करते हैं? सिखाना चाहते हैं कि आप मेरे को देखो तो सही, सीखो मेरे से। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको खुद को अपना माइंड लगाना है। ये डायग्राम कहते हैं। तो प्रश्न यहां से बनता है। चलो रीड करता है इसका नेक्स्ट। इसको रीड करना जरूरी है क्योंकि अपना टारगेट क्या है? रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, अपन सिर्फ रीडिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है, वैसे कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज का बहुत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें बताएंगे ना तो आपके साथ इतना सारा, आपकी लंबाई जितनी है उतना सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। और इतना सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट आपके साथ कर देंगे ना तो फिर सिलेक्शन किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, ये पढ़ूं या फिर ये पढ़ूं, कौन सी बुक पढ़ूं। अब क्या है? एनसीईआरटी है अपने सामने, तो इनमें से ही अपने को क्वेश्चन निकालने हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। देखिए, इसमें खास बात है, कलर भी पूछ लेते हैं। सिंपल सा कई बार पेपर आ जाता है कि वो पेपर जो क्वेश्चन जो है ना वही कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। एकदम सिंपल प्रश्न कि हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, ये सबको पता है, रेड कलर्ड होता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है इसमें? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, और कौन सी स्टेज होती है आयरन की? मैंने बताया था आपको, Fe+2 होती है, नहीं होती? आयरन की ये जो हीमोग्लोबिन जो है उसमें तो क्या होती है? Fe+2 होती है। और मैंने ये कहा था, आप लोगों से कोई पूछे कि मीथेमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन नहीं है, मीथेमोग्लोबिन है, उसमें आयरन किस स्टेज में पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? Fe+3, क्योंकि ये कब होता है? जब हीमोग्लोबिन का रिएक्शन किसके साथ होता है? ओजोन के साथ होता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी फिनिश कर देता है। अगर बॉडी में ओजोन किसी को
सुंगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन ही चेंज हो जाएगा। उसमें जो उसकी जो स्टेज है Fe2+2 से Fe+3 हो जाएगी और उसकी ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। पूछ लेते हैं अगर आपको ऑक्सीजन की जगह क्या दिया जाए, ओजोन दे दिया जाए, ओजोन बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, मर जाएगा व्यक्ति, क्योंकि श्वास नहीं ले पाएगा। किस कारण से, आप लोगों से पूछे किस कारण से, ओजोन से क्यों मर जाएगा, तो आप बताएंगे कि जो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, मिथ हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। और मिथ हीमोग्लोबिन में कौन क्या हो जाता है, Fe+2 किसमें चेंज हो जाता है, Fe+3 में चेंज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, ठीक है, O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर, रिवर्सिबल मैनर, परमानेंट बाइंड नहीं होता है भाई, ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है बच्चा, बाइंड होता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। सिंपल सा प्रश्न है, यह कोई गलत नहीं करता है क्योंकि ये 9th-10th में ही सब सीख जाता है, ठीक है ना। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये कॉमन बात है, सब लोग आप जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वह कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है, 4। कितने, 4 ऑक्सीजन के अणु ले जा सकता है। यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स है एटम्स ऑफ नहीं, मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के। आगे बात समझ में, कई बार क्या आ जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन भी क्या आ जाता है कि कौन सा गलत ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखना, यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, सेंटेंस में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा फॉल्स है, ये सिलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या आंसर क्या दे देते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 एटम्स ऑफ O2 और एटम्स ऑफ O2। मॉलिक्यूल्स की जगह क्या सेट कर देंगे बच्चा, एटम्स कर देंगे। आपका इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, और ध्यान नहीं जाएगा ना तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आपके 90 में से 90% सही नहीं होते हैं, क्योंक't हम एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं, एक एक शब्द एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझना, मॉलिक्यूल नहीं आएगा यहाँ पर, एटम्स नहीं आएगा, यहाँ गलत हो जाता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विथ विच कैन इंटरफेयर विथ द बाइंडिंग। अब ये यहां से कुछ प्रश्न बन गए हैं, एक प्रश्न यहां से निकल करके आ रहा है, तो अपन थोड़ा सा इसको वापस डिलीट करते हैं, समझाते हैं कि क्या कह रहा है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज अफेक्टेड बाय, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चा, पहला बताइए, देखें पहला कौन सा है, PCO2। देखो पहला विथ हीमोग्लोबिन प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। पहला कारक फैक्टर कौन सा है, इसको अपन सिंपल सा लिख देते हैं PO2, समझ गए ना, इससे PO2 हो गया। या इसको अपन लिखेंगे सही तो कैसे लिखेंगे, PO2, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी बात कौन सी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसका मतलब क्या है, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, PCO2। आगे बात समझ में। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, H+ कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में। और चौथी बात कौन सी है, चौथा फैक्टर, फोर्थ फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। इसका किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, इसका मैं आपको अलग से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझा दूंगा कि ये क्या करते हैं, पता है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें या तो स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे, जिससे क्या है, इनकी बाइंडिंग जो होती है किसके साथ, ऑक्सीजन की, किसके साथ, हीमोग्लोबिन की, वह इफेक्टेड होती है। तो देखिए 4 फैक्टर हो गए, समझ में आ गई, PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां तक अपन ने विथ दिस बाइंडिंग ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड,
ये लाइन इंपॉर्टेंट आ रही है। वापस मैंने कहा था कि जितनी बार रीड करेंगे एक एक दो प्रश्न यहां से निकलेंगे। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। ये बात मैंने पहले ही समझा थी कि ये सिग्मोइड कर्व, ये ध्यान में रखना किस प्रकार का कर्व अपने को प्राप्त होता है जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो किस प्रकार का कर्व अपने को प्राप्त होता है, सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। किस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है, सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगली बात समझना, सिग्मोइड कर्व को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व है या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। क्या लिखेंगे, सिग्मोइड कर्व इज, क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आगे बात समझ आ रही है क्या, समझ में आ रही है ना। कोई ऐसे तो ना दिक्कत तो ना कि भाई सर समझ में नहीं आ रहा है। एक एक शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं कि आपका लक्ष्य भगवान ने पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी एनसीईआरटी लिखी है उसमें जो भी शब्द लिखे हैं उन शब्दों पर आपका ध्यान चला गया तो ये शब्द जो है ना आपका लक जरूर डिसाइड कर देंगे। ये शब्द जो है ना वो आपका लक जरूर लिख देंगे, आपका भाग्य जरूर लिख देंगे। इन शब्दों को अगर आपने प्रायोरिटी दी तो ये शब्द जो है ना आपकी लाइफ को प्रायोरिटी देंगे। याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ना और नीट को फाइट करना। देखिए क्या खास बात है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2। यह है किसमें काम आता है कि इसको अपन किसमें काम में ले सकते हैं, ये भी खास बात है। इसका यूजेस भी ध्यान रखना, इतना इजी बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये डिसोसिएशन कर्व है एंड इज हाईली यूजफुल। ये किस किस में यूजफुल है, आप ये सोचेंगे कि भाई PO2 के साथ इसका हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन अपन को कैलकुलेट करवाता है, सिंपल सी ये बात है। लेकिन ये क्या कह रहा है, यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न भी आता है। एक तो क्या करता है, क्या काम आता है, यूज क्या है इसका, यहां पर आपको फोकस करना जरूरी है। हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, कौन कौन से फैक्टर्स जो है उनके इफेक्ट को स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है। यह PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और जो अपन ने बताया टेम्परेचर वगैरह एटसेट्रा, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ कैसे होती है, ठीक है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसको भी इसके द्वारा अपन स्टडी कर सकते हैं। अगली बात समझ में, कौन से किसको, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को या सिग्मोइड कर्व को। समझ में आ रही है बात को। चलो बच्चा आगे रीड करते हैं। देखो क्या कह रहा है, टाइम देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इन द एल्वियोलाई, यहां देखो जैसे ही आप फिनिश करो ना इसके जस्ट आगे सोचो कि यार क्या नई चीज आने वाली है। ऐसे नहीं हमने तो इंपोर्टेंट आ गया बाकी इंपोर्टेंट नहीं आएगा। हर शब्द के बारे में सोचना है अगर सिलेक्शन करवाना तो आगे। अब यहां मैंने फिनिश कर दिया, आप सोचना है भाई आगे इंपोर्टेंट नहीं आएगा, अगली लाइन में इंपोर्टेंट ही नहीं है। ऐसी साइकोलॉजी नहीं रखना। क्या साइकोलॉजी रखनी है कि अगली लाइन में क्या इंपोर्टेंट है, अगला शब्द क्या कह रहा है, समझना जरूरी है। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, ठीक है, यहां ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर क्या है, एल्वियोलाई में सबको पता है हाई होता है, सही बात है। लो PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है, ये भी सबको पता है एल्वियोलाई में, क्योंकि अपन एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो एल्वियोलाई में लंग्स में ग्रहण करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और उसमें आपको पता है क्या बताया था मैंने, 104 पार्शियल प्रेशर 104/40, सिंपल सी बात है, गलत नहीं होगा कभी भी, बोलते रहो 104/40, ठीक है, 95/40, 40/45, 3 तो शब्द याद रखने थे, पूरी केमिस्ट्री क्लियर, ठीक है। 3 शब्द याद रखेंगे, चलते फिरते भी याद रखो भाई, क्यों उसी से पढ़ते हैं उसी समय क्यों याद रखो, चलते फिरते भी याद रखो। आपके लाइफ बनाने वाले शब्द हैं, मम्मी पापा का नाम याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये ध्यान में रखना 140, 104/40
95 40 और 40 45। तो यहां पर क्या है, लो की CO2 है, क्या है भाई, एल्वियोलाई में मैंने बताया था 104 और क्या है 40। इसका मतलब PO2 कितना है, हाई है, देखिए 104 है हाई PO2, और लो PCO2 ये PCO2 है, कितना है 40 है। आगे बात समझ में, लेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लेजर का मतलब कम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो ब्लड में होती है वह कम होती है यहाँ पर, एंड लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होता है, लो होता है। अब ये खास बात है, यहां पर क्वेश्चन निकल करके आ गया, क्योंकि यहां अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, अपन रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसका, एक तो ये अपने कहेंगे कि इसका क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन कर रहे हैं। हर लाइन का ऑपरेशन करेंगे तब कुछ ना कुछ सुधार होगा, कुछ ना कुछ बीमारी दूर भगाएंगे अपन इसकी। तो क्या कर रहे हैं, एल्वियोलाई से क्या, कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, यहां पर क्या खास बात है, क्या आपको पता है, ये दोनों चीजों में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। क्या लिखेंगे, हाई PO2 सब जानते हैं, लो CO2 सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन आगे आने वाली बात सब नहीं जानते। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, H+ कंसंट्रेशन लोअर, या लेजर जिसको अपन कह सकते हैं, लेजर कहेंगे। आगे बात समझ में, और टेम्परेचर T लिख देता हूं, टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जो है वह कन्फ्यूज करती हैं। कन्फ्यूज का मतलब पास में पढ़ी है, आपको याद आता है, फिर भी आप फ्यूज हो रहे हो, है ना। कन्फ्यूज, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दी अपन ने, कन्फ्यूज करती हैं। अब भाई लो टेम्परेचर कैसे याद रखें, भाई लो टेम्परेचर होता है एल्वियोलाई में, अरे जो ऑक्सीजन जब क्या होती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर कम होता है ना, तो अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है, सर्दियों में अपन ज्यादा खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ज्यादा एनर्जी कब मिलती है अपने को, ज्यादा एनर्जी जब तब मिलती है जब अपने जो खाया है वो डाइजेशन के बाद सेल्स में जाता है, और सेल्स का में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, तब अपने को ऊर्जा मिलती है, और जो उस एनर्जी से अपना टेम्परेचर बढ़ता है। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या है, एल्वियोलाई में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। कब टेम्परेचर ज्यादा होगा अपनी बॉडी का, जब वह किस में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा। इसका मतलब एल्वियोलाई में तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, और टिश्यूज में क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि वहां एनर्जी बन रही है, एनर्जी कहां बन रही है, टिश्यूज में बन रही है, सेल्स में बन रही है, ठीक है। वहां ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अपने को CO2 बन रही है, और एनर्जी बन रही है, और पानी बन रहा है जो पसीने के रूप में निकल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, अपने को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से बन रही है, अपने खाना कब खाया था, लेकिन सेल्स में ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ना। तो इस प्रकार अपने को एनर्जी मिलती है। तो ये सारी बातें अपने को याद होनी चाहिए, एक एक पॉइंट नोट होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना। इसमें कंफ्यूज नहीं होते, देखो एक ही ऑप्शन गलत कर देता है, कौन सा कथन सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, तो ये ध्यान रखना। लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, ऊपर वाले क्लियर रहता है जनरली। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये भी खास बात है, मतलब अगर अब मैं यहां पर एल्वियोलाई की जगह इसको रिप्लेस करके क्या लिख दूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिख दूं तो भी चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो जरूरी है, ये कंडीशन जरूरी है। समझ गए बात को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। बड़े इंस्टीट्यूट की तरह तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो पढ़ा सकते हैं वो समझा सकते हैं। इतनी सी अपन आप लोगों को बता रहे हैं कि जो यहां पर कोई खास बात रहा इन द टिश्यूज। अब टिश्यूज की बात कर रहा है, एल्वियोलाई हटा दी, लंग्स से चला गया ऑक्सीजन कहां पर भाई, टिश्यूज में आ गया, ये बात कर रहा है टिश्यूज की। तो इसको भी अपन किसमें बंद कर देते हैं, बच्चा बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि नई चीज आने वाली है। क्या कह रहा है, टिश्यूज वेयर लो PO2, पार्शियली प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है, हाई PCO2, ठीक बात है। यहां पर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एल्वियोलाई का लिख लो एक तरफ, टिश्यूज का लिख लो, कोई खास बात नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज होगा तो लास्ट वाले दो में होगा, ठीक है। एल्वियोलाई में लो होती हैं और एल्वियोलाई टिश्यूज में ये हाई होती हैं। आगे बात समझना है, अपना BP हाई मत करो, पढ़ते रहो।
तो अब देखो ये है द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ क्या है ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये भी यहां से भी ये प्रश्न बन रहा है, ये क्वेश्चन है कि भाई ऑक्सीहीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। तो ये फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हो जाएंगी भाई, लो PO2 टिश्यूज में लो पार्शियली प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, हाई पार्शियली प्रेशर रहता है CO2 का, हाई टेम्परेचर रहता है और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहती है। बात समझ में आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, एकदम स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है आप लोगों को, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। ठीक है, सब पता है। एवरी 10 ml ऑफ, ये भी आपको पता है, एवरी 10 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ 5 ml ऑफ O2 द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब एवरी 100 ml जो ब्लड जो है वह कितना ऑक्सीजन ले जाता है, लगभग 5 ml ऑफ द O2 टू द टिश्यूज। ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।